हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का एक और मॉक टेस्ट जिसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करके रखा है। ठीक है। तो अगर आपको ये जो यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट हो रहे हैं इनके आपके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है। अगर आपको पटवारी से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हो। और रही बात एचपी फॉरेस्ट गार्ड वालों की, तो वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्जाम जब आएंगे तब देखा जाएगा, आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है। और साइंस की वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड करता ही रहूँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि साइंस की अब बंद हो गया, साइंस की अपलोड होगी धीरे धीरे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन आज की खेत रहना। खेत रहना क्या हो सकता है इसका मतलब? ये इंक्रीज लेवल और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका। इस बार शायद पूछा जाएगा और 100% लग रहा है मेरे को किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताता हूँ मैं इसका मतलब। खेत रहना क्या होता है? ठीक है। इज्जत बच जाना, या वीरगति को प्राप्त होना, या शत्रु से मुकाबला होना, या संपत्ति का बच जाना। तो खेत रहना, खेत का मतलब क्या होता है? खेत का मतलब होता है शहीद हो जाना। क्या? शहीद हो जाना। खेत रहना मतलब शहीद हो जाना, ये इसका मतलब होता है खेत का। तो खेत आपका आईएमपी वर्ड है, इसको आपने नोट करके रखना है। ठीक है। तो खेत जो आपका मोस्ट आईएमपी वर्ड है, इसको आपने जो है नोट करके रखना है कि खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा वो है आपका शहीद हो जाना। ठीक है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका होगा, ये होगा कि वीर गति को प्राप्त होना। इसका मतलब यही होता है, खेत रहने का मतलब कि शहीद होना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, और इसको आपने याद रखना, माइंडेड रखना इसको। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि देश से शब्द पहचाने। इनमें से देश से शब्द पहचानना है आपने। तो आपको दो तो आप बाइक आउट कर देंगे, लेकिन दो में फंस जाएंगे। तो आपने बताना देश से शब्द कौन सा इनमें? अंगूठा है, साइकिल है, फटाफट है, सुंदर है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है। याद रखना है आपने, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद कौन से? तत्सम, ठीक है, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। और यहाँ क्या पूछा गया कि देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जो होते हैं जो देशी भाषा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो अंगूठा होगा, साइकिल होगी, फटाफट होगा, या सुंदर। तो जो देशज शब्द है आपका वो है फटाफट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंधा, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपने बताना कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद होगा, कंधु होगा, कक्षु होगा, या स्कंद होगा। तो जो आपका कंधा शब्द है इसका जो तत्सम रूप है वो स्कंद होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कि उक्त शब्द इसका विलोम अर्थ बताना आपने। ठीक है। तो उपयुक्त होगा, अनुउक्त होगा, या उपर्युक्त होगा, या अनुपयुक्त होगा। तो जो आपका उक्त शब्द है इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा अनुक्त। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अध और आध शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अध और आध। तो आपने इसका जो सही आंसर बताना कि अध और आध का जो इसमें जो सही मेल है वो कौन सा है। ठीक है। तो अध और आध आपका आज या पहला होगा, जानकार या मूर्ख होगा, आग या हवा होगा, गंध या गाय होगा। तो आपका अध और आध वो होता है आपका आज पहला। ठीक है। ये इसका राइट वन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने बताना है यहाँ पे कि कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो अनंग है, धनेश है, कंदर्प है, या इंदिवर है। तो जो आपका कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका इंदिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? यहाँ में य है, ड है, स है, ट है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन आप नोट कर लीजिए जो अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके? य होगा, र होगा, ल होगा और व होगा। ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। तो इसमें अंतःस्थ व्यंजन क्या आपका? य है। ड क्या आपका? ड कौन से वर्ग में आता है? ड आता है आपका ट ठ ड ट वर्ग में आता है। ठीक है। ट वर्ग में और ध्वनि कौन सी होगी? मूर्धन्य ध्वनि होगी। ठीक है। स, ये ध्वनि कौन सी होगी? दंत्य। और वर्ग होगा कौन सा? कौन सा होगा स वर्ग? इसका
कोई वर्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ध्वनि जो है वो कौन सी है, स, ये दंत्य ध्वनि है। और वर्ण कौन से आते हैं, ऊष्म वर्ण में आता है स। किस में आता है, ऊष्म वर्ण में। ऊष्म वर्ण में जो आपका श आता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि स जो वो आता है ऊष्म वर्ण में, और ध्वनि कौन सी है, दंत्य। और ट तो ट वर्ग का आपको पता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जो वो दंत्य, दंत्य यानी पर जो आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतस्थ व्यंजन है, वो यह जो आपका वो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपने बताना है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, आपने ये बताना है इनमें। तो ओ का उच्चारण स्थान दंत है, या कंठ है, या कंठ ओष्ठ है, या तालव्य है, ठीक है। तो जो आपका ओ हो गया, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, वो है आपका कंठ ओष्ठ और या कंठोष्ठ, कुछ बोल सकते हैं आप, ठीक है। कंठोष्ठ या कंठोष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ कैसे लिखते हैं, कंठोष्ठ, ठीक है। ये है इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान है। कौन से आते हैं इसमें, ओ या औ आते हैं। और एक और यहाँ पर ध्यान में रखिए 2 पॉइंट। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य किसका, ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो वो कंठ तालव्य। और व ये होगा आपका कौन सा, व होगा आपका दंतोष्ठ, कौन सा, दंतोष्ठ होगा आपका व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपको बता दी ना मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा, ओ का उच्चारण स्थान है कंठ जमा ओष्ठ। तो ये कंठ जमा ओष्ठ नहीं पर कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9। इसमें बोला कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, आपने ये बताना है। उत्तम है, मध्यम है, या अन्य है, ठीक है। तो मध्य पुरुष में क्या क्या आता है, इसमें आता है आप आएगा, आपको आएगा, तुम आएगा। ये किस में आएगा आपका, ये आएगा मध्य पुरुष में। अन्य पुरुष में क्या आएगा, यह वह, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मुझे, मैं, मुझको, ये आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। और भी है फिर, लेकिन फिलहाल ये इसका जो आंसर है उस हिसाब से चलते हैं हम कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का वो सर्वनाम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के क्रमशः कितने भेद होते हैं। तो आपने ये बताना है कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के क्रमशः कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होगा आपका सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा होगा आपका मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। और एक होगा आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये किसके आधार पर होता है, ये रचना के आधार पर, ठीक है। और दूसरा कौन पूछा गया आपके, दूसरा पूछा गया कि अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वो, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, आधार पर वाक्य के भेद वो कितने हैं, वो है आपके पास 8। कौन कौन से होंगे, विधिवाचक वाक्य होगा आपका एक, तो फिर निषेधवाचक जिसमें मना किया जाए उसको निषेधवाचक बोलते हैं। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य होगा जिसमें संदेह हो। उसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य होगा जिसमें विस्मय, शोक, घृणा आदि व्यक्त की जाती है, ठीक है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। उसके बाद होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें आज्ञा दी जाती है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, फिर संकेतवाचक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो आपके किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। तो क्वेश्चन पूछता है कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है, ठीक है। तो आपके रचना के आधार पर तो 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि साकेत निम्न में से किसकी रचना है। तो आपने बताना है कि जो साकेत है वो किसकी रचना है। तो साकेत जो है वो भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है, या केशवदास की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त की रचना, या रामचंद्र शुक्ल की जो है वो रचना है। तो जो साकेत है आपकी वो है आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार का एक भेद नहीं है। अब अलंकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए और फंसते हम यहीं पे अलंकार में ही। अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, ये सारे आपके पटवारी एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से आपकी मेरिट बनती है। ये जो एक एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि लगभग 70 तक तो सभी अपने मार्क्स एक्वायर कर लेते हैं, 72 तक सभी ले आएंगे अपने मार्क्स, लेकिन जो बच जाते हैं वो हमारे एग्ज़ाम जो मार्क्स कटते हैं पटवारी में वो यहीं से कटते हैं, जो टफ चैप्टर रहते हैं हमारे, क्योंकि 70 तक सभी ले लेंगे। इतना नंबर आपने इतना ध्यान रखना है कि 70 तक सभी अपने नंबर ले ही लेते हैं पटवारी में, और जो मेरिट बनती है तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं हमारे में। जो अलंकार का होगा वो हमारा छूट गया होगा, छंद हम सोचते हैं कि छंद अलंकार छूट गया, कोई बात नहीं, बाकी तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन मेरिट तो यहीं से बनती है और एक एक नंबर से मेरिट बनती है। तो चलिए बताते हैं हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार का एक भेद नहीं है। तो आपने बताना है यहाँ पे कि शब्द अलंकार का कोई एक भेद नहीं है। यमक है, ये किस में आता है? यमक आता है आपका शब्दालंकार में। श्लेष है, ये आता है शब्दालंकार में। वक्रोक्ति है, ये आता है आपका शब्दालंकार में। और रूपक है, ये आता है आपका अर्थ अलंकार में। ठीक है, अर्थ अलंकार में आता है। और यहाँ आप ध्यान से सुनिए, यमक में क्या होता है? यमक अलंकार में कि एक शब्द दो बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार अलग अर्थ प्रकट करेगा। ठीक है, और श्लेष अलंकार में भी एक शब्द बार बार आता है, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जो एक पंक्ति होती है वो दूसरे पंक्ति से जुड़ी होती है, मतलब एक पंक्ति का अर्थ दूसरा पंक्ति तक जो मिलता रहता है। वक्रोक्ति अलंकार, जिसमें वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ जो श्रोता द्वारा, जो सुनने वाला उसके द्वारा कुछ अलग ही ले ली जाता है, उसमें कौन सा अलंकार होता है आपका? उसमें होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्दालंकार कौन होते हैं, अर्थालंकार कौन होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होगी, मतलब शब्द बार बार आएंगे, और अर्थालंकार में जो आपका अर्थ प्रकट होगा पूरे वाक्य का। ठीक है, तो इसमें इसका राइट वन कौन सा है कि कौन सा शब्दालंकार का एक भेद नहीं है? तो रूपक जो है ये अर्थालंकार है, तो ये आपका इसका भेद नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गुण दोष का विवेचन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? माता होगा, पिता होगा, समालोचक होगा या शिक्षक होगा? जो आपके गुण और दोष का विवेचन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम क्या? समालोचक। क्या बोलते हैं? समालोचक बोलते हैं, जो हमारे गुण और दोष का विवेचन करने वाला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो आपने ये बताना है कि ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मथुरा है, बनारस है, झांसिया या इलाहाबाद है? तो मथुरा जो है अपना श्री कृष्ण का निवास स्थान है, श्री कृष्ण जी का निवास स्थान मथुरा, जो ब्रज भाषा है वो उसी का क्षेत्र है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का भी आपको पटवारी एग्जाम हो, जिस मर्जी एग्जाम हो, रस का आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है और यहीं से मेरिट बनती है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ 3 चैप्टर हो गए आपके, कौन कौन से, ध्यान देना इन पे। एक अलंकार वाला हो गया, ठीक है, एक अलंकार वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका छंद, और तीसरा हो गया आपका रस। इनको रस लेना, रस की तरह ले लेना इन तीनों को, नहीं तो आपकी लंका लगना तय है। ठीक है, क्योंकि 70-80 नंबर से 70-80 तो चल 80 आ गए तब तो ठीक है, पर 70-72 नंबर से कुछ नहीं होने वाला पटवारी में। आप सोचेंगे कि यार 74 नंबर आ गए हमारे, या 73 आ गए, या 74 आ गए, तब भी कुछ नहीं होगा आपका पटवारी में। एक एक नंबर से मेरिट बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने सीरियस लेना और इन टॉपिकों को पकड़ के रखना है, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, फ्रेशर तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर भी ध्यान रखना, ये अपने टॉपिक है, कंपटीशन देना अपने जो आपके पहले से एग्जाम अटैम्प्ट कर चुके हैं पटवारी का, उनके लिए, फ्रेशरों के लिए खास बात है कि तो आप फ्रेशर जो अलंकार छंद रस को पकड़ के रखे, बाकी तो आप कर ही लेंगे आराम से। बोला है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव आपका श्रृंगार होता है, रति होता है, निर्वेद होता है या जिगुप्सा होता है? तो श्रृंगार जो है ये अपने आप में रस है, इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, जिगुप्सा क्या होता है पता है आपको किसी को? जिगुप्सा जो है वो भी स्थायी भाव है, किसका? विवत्स रस का। ठीक है, और इसका जो मतलब अर्थ होता है, क्या होता है मतलब? इसका होता है घृणा करना, किसी से घृणा होती है आप लोगों को, तो वो घृणा जो है इसका जो मतलब होता है किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं हम क्या? विवत्स। और ये जो विवत्स रस है इसका स्थायी भाव है
क्या बोले, क्या लिखा है, जुगुप्सा। ठीक है, अब रहा हमारा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब बोलता है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत क्या होता है, शांत होता है बिल्कुल शांत, निर्वेद। ठीक है, बिल्कुल निर्वेद, मतलब बिल्कुल शांत, ना शांति हो ना हल्ला हो। जैसे वैराग्य धारण कर लेता है कोई बंदे सन्यासी हो तो बिल्कुल शांति में एकांत में चला जाता है, तो शांत रस वही होता है और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अब आगे आपके छंद, तो ये आपके छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक आपका छंद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि छंद होते क्या है। ठीक है, तो छंद जो है आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक सम मात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद। ठीक है, और एक अर्ध मात्रिक। मात्रिक छंद होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होगा आपका सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। ठीक है, एक होगा आपका अर्ध मात्रिक छंद, कौन, अर्ध मात्रिक छंद। और तीसरा होगा आपका कौन सा, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक है आपका पटवारी के लिए, यहीं से मेरिट बनेगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इन टॉपिकों को छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, बिल्कुल इजी होते हैं, आप ध्यान से दुखिए, मैं छंद आपको यहीं पढ़ा दूंगा मिनट में, ज़्यादा नहीं इसमें कुछ भी। इसकी आपने एक ट्रिक याद रखनी है, आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक है, क्या, चारों गीत क्या, हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। ठीक है, सबसे पहले कौन छंद आएगा आपका, चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं होगी, चौपाई में होगी आपकी 16 मात्राएं। फिर आएगा आपका रोला, रो से रोला, रोला में कितनी मात्राएं आएंगी आपका, रोला में आएंगी आपकी 24 मात्राएं। ठीक है, फिर आएगा आपका गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं आएंगी, गीतिका में आएंगी आपकी 26 मात्राएं। कितनी, 26 मात्राएं। और इसके बाद आएगा आपका क्या, हरि गीतिका, हरि गीतिका। और हरि गीतिका में आएंगी आपकी 28 मात्राएं। इसमें मात्राएं गिननी होती है और जो आपकी छोटी मात्रा होती है, छोटी ई की, छोटे ऊ की, उसको हम एक मात्रा गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ के पूछा हमें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो कितना बताया आपको मैंने, चौपाई के हर एक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, 16 है। गीतिका पूछे तो 26, रोला पूछे तो 24, हरि गीतिका पूछे तो 28। ठीक है, और कभी कभी आपको छंद ही दे देगा, तो छंद में से आपको मात्राएं खुद बता के गिन के बतानी होती है कि ये छंद कौन सा मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि चौपाई के प्रत्येक छंद में चरण में कितनी मात्राएं होगी, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपको आंसर पता लग गया, अब 16 मात्राएं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दोहा और रोला, दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया बनता है, वरैबा बनता है, हरगित्तिका बनता है, सवैया बनता है। तो जब आपका दोहे या दोहा या ये रोले, दोहे और रोले छंद आपस में मिलते हैं तो कौन सा छंद बनता है आपका, तो बनता है आपका कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद बनता है आपका, ये आपने याद रखना। ठीक है, जब भी दोहे और रोला मिलता है तो बनता है कुंडलिया छंद। ठीक है, समझ गए आप। और जब रोला और उल्ला मिलता है तो बनता है छप्पाई छंद। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हो कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है आपका, वो बनता है कुंडलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं शुद्ध वाक्य का चुने, शुद्ध वाक्य का चयन करना आपने। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका आइंस्टाइन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ठीक है, विलक्षण भी नहीं हो सकता, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि भी नहीं हो सकती, और विचित्र तो कुछ विचित्र ही हो गया, अजीब ही। ठीक है, ये तो विचित्र अजीब ही हो गया, मतलब अजीब तो हो सकता। तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर बन रहा है वो है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन की ओर। आई होप आपको सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लेवल आया हूँ। क्योंकि हार्ड तो कुछ नहीं आपका, पर ये है कि रोला छंद, इन पे अपने खास ध्यान देखना। जो अपने छंद है, रस है, अलंकार है, यहीं पे आपकी मेरिट बनेगी पटवारी की, ध्यान में रखना आप। बाकी तो आपके सब पढ़ेंगे, संधि समास तो सारे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। अब आपसे पूछा गया कि राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होगी। ठीक है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है अपने, क्या होगी, राष्ट्रीय होगी, सौराष्ट्र होगा, राष्ट्रीय होगी, या राष्ट्रीयता। भाव किस में आ रहा है, किस में आ रहा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो, या फिर भाववाचक संज्ञा आ रही है
राष्ट्रीय में नहीं आ रही है। सौराष्ट्र तो ये कुछ और बन गया, सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी बन गया, ये कुछ राष्ट्रीय भी नहीं है। और राष्ट्रीयता जो अब आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। राष्ट्रीयता, अपनापन, अपनत्व, तो ये जो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट वन क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। इजी क्वेश्चन आपका ये बोलता है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो भानु जमा उदय होगा, भानु जमा उदय है तो सारा भानु जमा उदय पर कौन सा उदय होगा, अपने वो राइट आंसर यहाँ पे टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, पहले तो ये बताओ भानुदय में संधि कौन सी है। तो आपकी जो भानु उदय में संधि है वो है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या बोलता है कि जब दो स्वर क्या, दो स्वर क्या आपस में मिलकर याद रखना, अपने दो स्वर आपस में मिलकर क्या करते हैं, दो स्वर आपस में मिलकर अपना जो रूप है वो दीर्घ कर लेते हैं या बड़ा कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, दीर्घ संधि, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, भानु उदय, तो भानु उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। भानु, ठीक है, जमा उदय, तो कैसे दो स्वर बने, कैसे बने आप बताएगा कोई। तो ये बने आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर जो है अपना रूप जो वो बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ पे कौन सा आपका संधि विच्छेद होता है, भानु उदय, उसका जो ऊ जाता है दो स्वर मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ से कौन सा संधि विच्छेद होता है, दीर्घ संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर भानु जमा उदय। तो इसका राइट आंसर आ गया आपके पास क्या, भानु जमा उदय, फर्स्ट वन। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे ग्रुप से हमसे पूछ सकते हैं पटवारी के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।